बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। सिटी 60 का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में कवायद। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंथन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक जारी है। इसके साथ ही आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर्स प्रदेश के चंद्रशेखर, बीएल संतोष और विजय राहटकर इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके साथ ही प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर कवायद जो है वो अब तेज होती नजर आ रही है। मंथन का दौर यहां पर चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंथन का ये दौर चल रहा है और प्रदेश बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी निजाम कटालिया हमारे साथ लगातार लाइव तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। निजाम, देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मंत्रिमंडल को लेकर यह बैठक चल रही है। अभी कौन कौन इस बैठक में मौजूद हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर ये बैठक चल रही है, क्या लगता है कितने और जो इंतजार है वो करना पड़ सकता है मंत्रिमंडल को लेकर, या फिर अब कुछ और ही वक्त बचा है? देखिए अंकुर, जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरह से कहे राजस्थान में सरकार बनाई, तो कोई जल्दीबाजी नहीं की है मुख्यमंत्री बनाने में। तो ये मान के चलिए कि आज जो बैठक होगी उसका नतीजा जो है जरूरी नहीं कि कल ही आए, लेकिन हाँ, अगले इस सप्ताह में जरूर सामने आ सकता है। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे हम सभी मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही जो दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और साथ ही प्रेमचंद बैरवा, वो यहाँ मौजूद है। करीब उनको यहाँ पहुंचे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो चेहरा पहुंचा वहां पे राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे हैं बैठक में शिरकत करने के लिए। इसके बाद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। सीपी जोशी अभी जो सामने से निकले हैं और अंदर पहुंचे हैं बैठक में। इसके साथ ही देखिए, कोर कमेटी, राजस्थान प्रदेश बीजेपी के जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, वे अगर कहें सह प्रभारी विजय राहटकर है, संगठन से बीएल संतोष है, यहाँ पहुंच चुके हैं। अब जो बात है, केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो पहुंचने वाला है। इसके बाद अगर बात करें, जो राजस्थान से जुड़े सभी नेता हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। और साथ ही अमित शाह जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पहले जो है ये कोर कमेटी के लोग तय करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस किस को क्या जिम्मेदारी मिल सकते हैं, क्या मंत्रिमंडल का सीरत हो, क्या सूरत हो उसकी, कौन कौन चेहरे शामिल होंगे और किस तरह का सीरत, यानी किस तरीके से उसमें जातीय, क्षेत्रीय, महिला, युवा, संघ, इसके साथ ही पार्टी, ये अलग अलग जो फैक्टर है उन सबको समायोजित करते हुए ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट सामने लाया जाए जिन पे एक नया चेहरा, जो मंत्रिमंडल की जो टीम होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो एक अलग तरीके से दिखे, आगे लंबे समय तक बीजेपी मजबूत कर सके। तो अभी देखिए, सुरक्षा लवाजमा जो है तैयार हो चुका है, एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत तेजी से अगर कहें सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जो है कभी भी पहुंच सकते हैं। बैठक एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चर्चाएं, जो मंथन किया जाना है, वो यही कि चेहरे कौन, सीरत क्या होगी, सूरत क्या होगी उस मंत्रिमंडल की, और उसमें सीरत यानी क्या क्या उसमें खास तौर से फैक्टर जो है वो देखे जाएंगे। लेकिन देखिए अंकुर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से चौंकाया है, अगर कहें कि बीजेपी के नेतृत्व में भजनलाल शर्मा के नाम पे एक तरह से कहे चौंकाया है, प्रेमचंद बैरवा के नाम पे चौंकाया है, तो निसंदेह जो ये मंत्रिमंडल बनने वाला है, उस मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे ऐसे होंगे, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। अब सिक्योरिटी पूरी एक तरह से तैयार हो चुकी है। अब कभी भी किसी भी वक्त जो है यहाँ पर जेपी नड्डा के आवास पर जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री है अमित शाह, वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचने की तैयारी है। और यानी उनके आने के बाद जो कह सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, उनका काफिला जो है पहुंच चुका है सारा। और ये बैठक जो कह सकते हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल का चेहरा जो है अब कुछ ही देर में यहाँ पर तय हो सकता है। इसके साथ ही अब ये बैठक जिसका इंतजार किया जा रहा था, एक तरह से कहे तो
इंतजार किया जा रहा था, वो अब कभी भी कह सकते हैं इनके साथ ही, अमित शाह के आने के साथ ही अब जो है ये शुरू हो जाएगी इस तरीके से। एक तरह से अब गृह मंत्री अमित शाह आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरों में जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं और अब ये बैठक शुरू होगी। राजस्थान के मंत्रिमंडल का चेहरा आज शाम तक अगर कहें तो सामने आ जाएगा, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं एक तरीके से पूरी, और साथ ही राजस्थान कोर्स कमेटी से जुड़े ज्यादातर नेता जो हैं पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में अब जो बैठक का कह सकते हैं आप इसकी शुरुआत हो चुके हैं। तो राजस्थान के मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे बहुत जल्द सामने होंगे, लेकिन आज इस बैठक में उन नामों पर चर्चा की जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है सामने आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पहुंच चुके हैं। एक तरह से कहें तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो कोर कमेटी में जो मेंबर लोग शामिल हैं राजस्थान से जुड़े वो लगभग तमाम यहाँ पहुंच रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो उनकी मौजूदगी अभी फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर जो कोर कमेटी से जुड़े लोग हैं वो सभी सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच चुके हैं उससे पहले, और प्रभारी अरुण सिंह जो है पहले से अभी आ चुके हैं। इसके साथ ही वो विजय राहटकर, बीएल संतोष और इसके साथ ही दूसरे जो नेता है राजेंद्र राठौड़ यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ यानी ये महत्वपूर्ण बैठक में जिसमें राजस्थान मंत्रिमंडल के चेहरों पर, क्योंकि देखिए कि एक सप्ताह बाद इसी सप्ताह में अगर देखें 22-23 तारीख को तो क्या बीजेपी की बड़ी बैठक जो है दिल्ली में होने वाली है, और उस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाओं को भी देखा जा रहा है कि उस बैठक में कई चेहरे सत्ता से जो हैं वो संगठन में भेजे जा सकते हैं, संगठन से सत्ता में भेजे जा सकते हैं। बड़ा फेरबदल जो अमूल हो सकता है, और उसी के चलते राज्य मंत्रिमंडल में भी उन चीजों को देखा जाएगा आखिर किन चेहरों को मिलेगी। आज ये बैठक में तय हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज बैठक में ये तय हो पाएगा और उसी को लेकर मंथन का दौर जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ पहले से ही पहुंच चुके हैं, अभी अभी गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम जो प्रदेश के बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो भी वहां पर इस बैठक में शामिल हुए हैं। और साथ के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए तो नड्डा के आवास पर यह बैठक हो ही रही है, और साथ के साथ में अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन निजाम देखिए, यहां पर शपथ ग्रहण से लेकर सीएम के नाम की पेशकश से लेकर अगर बात की जाए तो सीएम के कुर्सी पर बैठने तक भी एक जो महत्वपूर्ण चेहरा था वो बिल्कुल वहां पर नजर आया, और वो चेहरा था वसुंधरा राजे का। क्या इस बैठक में वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी या फिर शामिल हुई है, उसको लेकर कुछ जानकारी, क्योंकि उनके जो करीबी हैं उन्हें कितनी मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी, ताकि कहीं ना कहीं नाराजगी जो अभी तक की रही है या मनमुटाव अगर रहा है तो उसे कम किया जा सके। क्या वो भी इसमें शामिल होंगी बैठक में? देखिए, कोर कमेटी में वसुंधरा राजे भी शामिल है, तो संभावनाएं हैं कि वो शामिल होगी, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त तक अभी तक वसुंधरा राजे के आने का कोई भी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई है, ना अभी तक यहाँ बैठक में नहीं पहुंची है। लेकिन जैसे ही अगर वो पहुंचती है तो हम इसको अपडेट करेंगे। फिलहाल दोनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल दोनों पहुंच चुके हैं। सीपी जोशी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं। बीएल संतोष, विजय राहटकर मौजूद हैं। यानी वो कोर कमेटी के दिग्गज चेहरे, बड़े चेहरे यहाँ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह सब अभी पहुंच चुके हैं, हमने सीधी तस्वीरों में दर्शकों को दिखाया। यानी अब राजस्थान के मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर वो कवायद शुरू हो चुकी है, जिसका की इंतजार किया जा रहा था। और इसके बाद जब कल सुबह यहाँ से कह सकते हैं मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री रवाना होंगे दिल्ली से, तब उनके पास वो नाम होंगे जो कि राजस्थान के अगले मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाएंगे, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट उनके माइंड में क्लियर होंगी, और जब आखिरी बैठक होगी तब तक पूरी तस्वीर जो है साफ हो पाएगी मंत्रिमंडल को लेकर। लेकिन देखिए, अभी जो है बहुत ज्यादा उनके सामने कैटेगरीज की अगर बात की जाए
है, क्योंकि चौंकाने वाले फैसले जो है वो इस बार बीजेपी ने लिए हैं। अब मंत्रिमंडल में निजाम चौंकाने वाले फैसले जो है वो कितने सामने आ सकते हैं? क्या नए सीएम की तरह एक चौंकाने वाला नाम जैसा सीएम का सामने आया, एक सामान्य कार्यकर्ता को बनाया, और साथ के साथ में क्या मंत्रिमंडल में भी क्या ऐसे ही कोई सामान्य या फिर जमीन से जुड़े हुए नेता शामिल हो सकते हैं? कोई ऐसा नाम चौंकाने वाला और युवा चेहरे जो है उन्हें ज्यादा शामिल किया जा सकता है, इसकी संभावना भी? बिल्कुल, देखिए कि अंकल जिस तरीके से अगर इसको मैंने जैसा कि पहले बताया इस मामले में शक्ल और सूरत जो है आज तय हो जाएगी। शक्ल यानी जो चेहरे हैं करीब 30 के करीब माना जा रहा है कि मंत्री 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की लिस्ट पहली लिस्ट आ सकती है, और क्योंकि सारा टारगेट और अगर पूरी तरह से फोकस जो है वो लोकसभा का चुनाव है, और उस चुनाव के लिए जो दूसरा अगर कहें जो फैक्टर्स होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जिससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता वो जातीय समीकरण है। जातीय समीकरणों को साधना बेहद जरूरी है, और ये मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी सामने आया। जब अगर मैं दिखाना चाहूंगा फिर से मेरे सहयोगी दिखाएंगे किस तरीके से जो कैलाश चौधरी राज्य मंत्री जो है कृषि राज्य मंत्री, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अभी पहुंचे हैं बैठक में, कोर कमेटी के मेंबर हैं। देखिए हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सूरत किस तरह की होगी और सीरत क्या होगी, अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात वो चेहरे जो बहुत अनुभवी है। कालीचरण श्राफ का नाम माना जा रहा है क्योंकि वो वसुंधरा के पक्ष में भी, साथ में कालीचरण श्राफ जयपुर से आते हैं, और दूसरा एक उनका अपना एक अनुभव है किरोड़ी लाल मीणा, चूंकि किरोड़ी मीणा का ये माना जा रहा था कि वो सीएम के दावेदार में थे, डिप्टी सीएम के दावेदार में थे, लेकिन उनका नाम क्लियर नहीं हो पाया, सामने नहीं आ पाया। और उसके बाद देखिए कि सोशल मीडिया पे लगातार 3 दिन से ये आवाज भी उठी कि मीणा समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। दूसरी तरफ किरोड़ी मीणा का जिस तरीके से नाम है, इसके साथ ही अगर बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, उनको उम्मीद थी कि उन्हें कुछ पद मिलेगा डिप्टी सीएम तक, लेकिन अभी वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कुछ नाम मदन दिलावर और ओटाराम देवासी, आप अगर देखें तो जिस तरह से संतों को टिकट मिला था, ओटाराम देवासी एक तरह से देवासी समाज में बहुत बड़ा नाम है। अगर ओटाराम देवासी को जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार में भी अगर गौशालाओं का जिम्मेदारी मंत्री के रूप में दी थी तो बड़ी बात नहीं होगी कि उन्हें गौपालन मंत्री के रूप में फिर से जीवा। देखिए विश्वराज मेवाड़ जो इस बार सबसे बड़ा अलग एक चेहरा मेवाड़ में सामने आया था, क्योंकि मेवाड़ में अगर देखा जाए पृथ्वीराज चौहान के वंशज माने जाते हैं, और उनको टिकट देने के साथ ही उनकी जीत जिस तरीके से हुई है उनको एक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि उनके नाम से बीजेपी को पूरे देश में भी दिखा सकती है कि देखो जो कहती है उनकी करनी में फर्क नहीं है। अगर देखिए दीप्ति माहेश्वरी नए युवा चेहरों में अगर बात करें तो दीप्ति माहेश्वरी दूसरी बार विधायक बनी है, लेकिन किरण माहेश्वरी की बेटी भी है, लेकिन उनके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिछले 5 साल में उन्होंने जमीनी स्तर पे भी और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में भी एक तालमेल बिठाने में अपनी छवि को लेकर एक मजबूत तरीके से सामने आई। पब्बाराम विश्नोई हैं और हीरालाल नागर और ताराचंद जैन, बहराराम चौधरी, ये 4 नाम ऐसे जो मिडल में आते हैं, यानी जिनका अनुभव भी है, 3 से 4 बार एमएलए बन चुके हैं, सत्ता के पार्टी के साथ रहे हैं, कभी पार्टी से अलग जाके इन्होंने बयानबाजी नहीं की है, बेहद साधारण कार्यकर्ताओं की तरह काम करते रहे हैं, तो उनको भी नवाज सकती है। अगर बात करें महिलाओं के रूप में तो देखिए अनीता बघेल जो है उनका, दीप्ति माहेश्वरी, सिद्धि कुमारी और नौक्सम चौधरी पहली बार जो है विधानसभा पहुंची है, लेकिन नौक्सम चौधरी हरियाणा से हैं, और चूंकि नौक्सम चौधरी के जरिए बीजेपी कहीं न कहीं हरियाणा के वोट भी साध सकती है कि देखिए हमने ना केवल यहाँ वहां जाके भी उनको सम्मानित किया, सम्मान दिया है, इस बहाने से भी अगर कहें तो। दीप्ति माहेश्वरी के बारे में पहले कह चुके हैं, इसके साथ ही सिद्धि कुमारी और इसके बाद अगर कहें तो अनीता बघेल एक अच्छा बड़ा चेहरा है, पहले भी मंत्री रह चुकी है पहले सरकार में। इसके बाद भी अगर हम बात करें मदन दिलावर समाज कल्याण विभाग पहले संभाल चुके हैं और काफी अच्छा नाम उनका रहा है। इसके साथ ही देखिए एक नाम आता है मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ और मेवाड़ में हमने 3 से 4 नेताओं के नाम सुना है, लेकिन मारवाड़ एक ऐसा अछूता क्षेत्र है जहां लगभग हर बार कोई न कोई मंत्री नहीं बन पाया है। इस बार देखिए पाली जिला हमें बीजेपी को जिस तरीके से सबसे मजबूत एक तरह से उभार के देता है, पाली जालोर और सिरोही, इस बार भी पाली जालोर और सिरोही से बीजेपी को अच्छी सीटें मिली है। पाली की 6 में से 5 सीटें उनको मिली है। पाली में जो विधायक ज्ञानचंद पारक हैं वो पहली बार 25 साल बाद वो आ रहे हैं निसंदेह, लेकिन सोजत से शोभा चौहान जो कि लगातार दूसरी बार जीत रही है, जिन्होंने राज्य के मुख्य सचिव रह चुके और मुख्यमंत्री के ओएसडी
तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओसडी जो रहे हैं निरंजन आर्य, उनको हराया है। केसाराम चौधरी जो कि सीधी समाज से आते हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जैतारण से जो अविनाश गहलोत है, वो युवा हैं, साथ ही उनके पीछे एक बड़ा यूँ माना जाता है, राष्ट्रीय नेतृत्व के कुछ बड़े नाम उनके पीछे माने जाते हैं। वो माथुर से उनकी करीबियाँ, उनके मेंटर माने जाते हैं। दूसरी तरफ वो संघ से भी बड़े जुड़े रहे हैं और संघ उनकी बड़ी पैरोकारी करता है। उनके टिकट के समय भी संघ एक बड़ा मजबूत फैक्टर निकल के आया था। पुष्पेंद्र सिंह राणावत, और देखिए पुष्पेंद्र सिंह राणावत 6 बार के विधायक हैं, बहुत शांत और सौम्य रहते हैं, पहले भी ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, अब उनको ऊर्जा विभाग दिया जा सकता है। इसके साथ ही जाबर सिंह खरा और अजय सिंह कलिक, ये ऐसे नाम हैं जो पार्टी के साथ बेहद शांति और सौम्यता से रहे हैं, पार्टी के प्रति वफादार रहे। इसके बाद भी अगर कहें प्रताप सिंह भी हैं। अब जो चेहरा देखिए, हिंदुत्व का चेहरा अगर बाबा बालकनाथ बने, उनको भी पार्टी अगर कोई बड़ा पद दे दे मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ ही जवाहर सिंह बेढंग में है और फूल सिंह मीणा जी के जितेंद्र गोटवाल है। साथ ही अगर बात जेठानंद व्यास जो अभी बीकानेर से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को हरा कर आए, एक बड़ी एक कह सकते हैं 30 मंत्रिमंडल में 30 मंत्रियों का जिक्र किया जा रहा है कि 19 कैबिनेट मंत्री और 11 राज्य मंत्रियों की एक निजाम, ये जो भी बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जातीय समीकरण महिलाओं को आगे रखने के साथ साथ में क्षेत्रीय जो समीकरण है ये भी इस बार एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि तीनों जो अभी तक के बड़े चेहरे राज्य में सामने आए हैं, जो चुने गए हैं सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के रूप में, तीनों के तीनों जो सीट्स हैं वो जयपुर की सीट्स हैं, तीनों ही जयपुर से विधायक हैं। तो ऐसे में क्या पूरा ये जो नाम सामने अभी आपने गिनवाए हैं, ये क्षेत्रीय समीकरण में क्या तालमेल बिठा पाएंगे? क्या इन्हें बैलेंस क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से भी नजर आ पाएगा? मेवाड़ को भी, मारवाड़ को भी, हाड़ौती को भी, हर तरफ से एक बार क्या बीजेपी साधने में कामयाब हो पाएगी क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए अंकुर, मैं आपको कुछ नाम गिनाना चाहूँ, केवल 5 नाम मैं आपके सामने लूंगा। विश्वराज मेवाड़ हैं, दीप्ति माहेश्वरी है जो मेवाड़ से आते हैं, दूसरी तरफ पुष्पेंद्र सिंह राणावत हैं, और साथ ही दूसरी 2-3 अन्य नेताओं में अगर जोगेश्वर गर्ग हैं जालोर से आते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें अविनाश, और साथ ही केसाराम मारवाड़ से आते हैं। अगर आप देखिए जो किरोड़ी मीणा है, तो आप देखिए कि उनको हाड़ौती से अगर कहें तो सवाई माधोपुर से आते हैं। इसके साथ ही अनिता बघेल अजमेर से आती है। इसी तरीके से अगर बात करें हम बाबा बालकनाथ, तो वो हैं जो कह सकते हैं बाबा बालकनाथ जो अलवर की तरफ से आते हैं। अब आपको दिखा पा रहे हैं कि बीजेपी के जो और तमाम नेता जो हैं यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। दूसरे जो एक और देखिए अंकुर, इसमें महत्वपूर्ण बात है, आपने कहा कि क्षेत्रीय बेहद जरूरी है, क्योंकि साधना 25 के 25 सीटें जो हैं बीजेपी जीतना चाहती है, क्योंकि अभी फिलहाल 1 सीट नहीं है, लेकिन 25 में से 25 सीटें बीजेपी हर हाल में जीतना चाहेगी। इसके लिए वो हर समीकरण। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि 22 और 23 इसी 22-23 तारीख को जो है बीजेपी की बड़े नेताओं की बैठक होगी, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है सभी जिलों राज्यों के, वो मौजूद रहेंगे। यानी कि उसमें बैठक में न केवल लोकसभा के लिए सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की चर्चा की जाएगी, बल्कि मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी किए जाने की चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं। यानी अगर जिन्हें राज्य मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और जो बड़े नाम है उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर उनको सम्मान किया जा सकता है, उनका सम्मान रखा जा सकता है। ये भी बड़ी सामने आ रही है। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती है। जैसे ही ब्राह्मण चेहरा जब राजस्थान में आया, यानी भजनलाल शर्मा की नियुक्ति हुई, साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर देखा जाए तो जो दिया कुमारी है वो भी जनरल से आते हैं, और प्रेमचंद बैरवा जरूर अनुसूचित जाति से जाते हैं। तो अब इस मामले में यह आ गया कि राज्य के राज्यपाल जो है वर्तमान, जो कि एक संवैधानिक पद है, और वो उनकी नियुक्ति का कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आम पब्लिक के बीच बातें जाती है तो वो ऊपर से नीचे तक सारी चीजें देखता है, और वो ये भी देखता है कि भाई राज्य के चीफ सेक्रेटरी वो ब्राह्मण है, डीजीपी ब्राह्मण है, सीएम ब्राह्मण है। तो ऐसे चीजों में जब वो गिनता है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। चीफ सेक्रेटरी के भी बदलाव होंगे। इसके साथ ही देखिए एडवोकेट जनरल की एक बड़ा पोस्ट होती है, उसको भी लेकर है कि कौन बनेगा। कई बार जैसे कि पीपी चौधरी अभी सांसद है, उनका नाम आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ऊपर से लेकर नीचे तक अभी जो भी महत्वपूर्ण चेहरे राज्य के इस वक्त
बात नजर आ रही है, वो तमाम चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण के तौर पर ही नजर आ रहे हैं। ये कोइंसिडेंस कहा जाए या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, जो कि इस बार के चुनाव में लिस्ट में देखने को मिले हैं। लिस्ट में हिंदुत्व कार्ड बीजेपी ने खेला है, तो क्या अभी जो चेहरे जैसे सिलेक्शन होते जा रहे हैं, चुनाव होते जा रहे हैं, इसमें भी क्या एक मैसेज है स्ट्रॉन्ग? देखिए, अगर आप पूरे देश के अगर देखेंगे तो फिलहाल पूरे देश में हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि ब्राह्मण है, केवल एक मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही जेपी नड्डा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ब्राह्मण के तौर पर सामने आते हैं। अगर उसके बाद नितिन गडकरी हैं जो एक बड़ा चेहरा है ब्राह्मण में, यानी ब्राह्मण लगभग देखिए कि एक बड़ा मजबूत जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो ब्राह्मण वर्ग भी है। ऐसे में भजन लाल शर्मा को ये पद देके बीजेपी ने अपने उसी वो कोर वोट बैंक को अपनी तरफ मूव करने के लिए एक बड़ा मूव किया है। दूसरा अब जो है दिया कुमार, देखिए आप अभी जो वर्तमान विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने जितने टिकट राजपूतों को दिए उसमें से मात्र 1 या 2 सीटें निकाल पाई है। यानी कांग्रेस की तरफ जो वोट बैंक पिछली बार जो आनंद पाल वो दूसरे कारणों की वजह से राजपूत बट गए थे, वो एक मुश्त होकर इस बार उन्होंने दिया कुमारी का चेहरे की तरफ या कहे वसुंधरा राजे की तरफ या पार्टी की तरफ जाके उन्होंने वोट किंग की और एक बड़े स्तर पर जो है वोट इस तरफ मूव हुए। तो अब जिम्मेदारी बीजेपी की आ जाती है कि वो राजपूत वर्ग को उतना ही महत्व दे जितना कि उनके पास उनको समर्थन मिला है। ब्राह्मणों को जैसे सीएम मिल गए, डिप्टी सीएम उन्होंने जरूर दिया कुमारी को दिया। अब बात आती है किरोड़ी मीणा की। किरोड़ी मीणा देखो 5 साल तक जमीनी स्तर पर लड़ते रहे। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार हमलावर सरकार को घेरने में कोशिश करते रहे। अब ऐसी स्थिति में जब उनका कहीं नामो निशान नहीं आया, तब वो बेशक अर्जुन राम मेघवाल एक बड़े दावेदार थे, खुद भी कैलाश मेघवाल। अब ऐसी स्थिति में चूंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, तो ये सबसे सामने आती है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जो है वर्तमान में चेंज किया जाएगा, क्या कैलाश चौधरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बदलकर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये दोनों बातें चर्चा चल रही है क्योंकि सभी ऊपर से नीचे तक ब्राह्मण होते जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि संसद में जो सांसदों के रूप में जो है जो नए टिकट मिलेंगे उसमें कुछ लोगों को जगह दी जा सकती है जो कि जिनको कि नीचे नहीं दी गई। इसके साथ ही देखिए मार्च में एक जो राज्यसभा की सीट आती है उस सीट पे जो है बीजेपी 2 सीटें बीजेपी की आ जाएगी। तो उसमें कौन से किस किस को तवज्जो दी जाती है, किस किस को जो है वापस राज्यसभा भेजा जाता है। तो अभी बीजेपी के पास बहुत सारे समीकरण है संतुलन बनाने के लिए। इस मंत्रिमंडल के अलावा भी यानी राज्य मंत्रिमंडल में समीकरण बैठाए जाने के बाद भी उनके पास केंद्रीय मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, फिर संगठन में शामिल करने का होगा, उसके बाद अगर राज्यसभा की 2 सीट है उसमें भी होगा और उसके बाद सांसद के रूप में टिकट देने का समीकरण भी होगा। यानी वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि वो अपना पूरा जो अमली जामा है वो इस तरीके से बनाए कि राजपूत, जाट, इसके साथ ही मीणा और गुर्जर और साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति को एक मंत्रिमंडल में अच्छी संख्या में शामिल करके अगर वो इसको कहे तो शामिल किया जा सके। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो स्थिति बदलने की बात कही जाए। समीकरण है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उसके बाद संघ है और पार्टी के अंदर पार्टी जो कह सकते हैं संगठन है, संघ के साथ संगठन है और युवा और महिला, इन सारी चीजों में बहुत सारे लोग जो फिट बैठते हैं, जो पहली बार जीते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो पहली बार जीते हैं विधायक बने, यानी जैसे बाबा बालकनाथ भी हैं, उनको भी जगह मिल सकती है। दूसरे कुछ और भी नेता हैं जो अभी छुपे हुए हो और लेकिन पार्टी की उन पर नजर हो तो उन्हें भी एक चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल निजाम, क्योंकि चौंकाने वाले कई ऐसे काम है जो कि बीजेपी ने इस वक्त किया है और आगे हो सकता है कि और भी चौंकाने वाले काम बीजेपी करे। कई चौंकाने वाले नाम जो है वो मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मंथन का दौर चल रहा है और अपडेट्स निजाम हम आपसे लेते रहेंगे बैठक को लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने